हेलो एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर आशीष श्रीवास्तव और आज मैं आपसे एक्स लिंक रेसेसिव डिसऑर्डर्स में एक और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट डिसीज को डिस्कस करने वाला हूं। आज का हमारा जो टॉपिक होगा वो हीमोफीलिया है और कलर ब्लाइंडनेस की तरह हीमोफीलिया भी एक एक्स लिंक रेसेसिव डिसीज है। नीट के लिए काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि एनसीईआरटी में हीमोफीलिया के बारे में काफी कुछ डिस्क्रिप्शन दिया गया है। तो मैं आज के इस लेक्चर में आपको हीमोफीलिया के बारे में वो सब कुछ बताने वाला हूं जो आपको आपके नीट एग्जाम के लिए जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हीमोफीलिया एक एक्स लिंक रेसेसिव डिसऑर्डर है और इसका ट्रांसमिशन जो है, अगर मैं कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स की बात करूं तो जब भी कोई भी बीमारी, जब भी कोई भी डिसीज एक्स लिंक होती है तो कभी भी फादर अपने सन को ट्रेट ट्रांसमिटेड नहीं कर सकते। यानी कि कभी भी कोई भी एक्स लिंक ट्रेट फादर टू सन ट्रांसमिटेड नहीं हो सकता। कारण यह है कि फादर हमेशा अपने सन को वाई क्रोमोसोम देते हैं। लेकिन अगर कोई फीमेल नॉर्मल कैरियर फीमेल है, नॉर्मल कैरियर फीमेल का मतलब होगा कि वो किसी एक्स लिंक ट्रेट को, लाइक हीमोफीलिया के ट्रेट को हेटेरोजाइगोसली रखती है, तो वो डेफिनेटली अपने मेल प्रोजेनी को, यानी कि अपने सन को ट्रेट का ट्रांसमिशन भी कर सकती है और यहां तक कि वो अपने सन को अफेक्टेड भी कर सकती है। तो आप इस जीनोटाइप के थ्रू ये चीज बिल्कुल समझ सकते हैं कि अगर मैं इस जीनोटाइप के इंडिविजुअल को नॉर्मल कैरियर फीमेल कह रहा हूं जो हीमोफीलिया के ट्रेट को हेटेरोजाइगोसली रख रही है, और अगर ये अपने उस एक्स क्रोमोसोम को जिस पर हीमोफीलिया का ट्रेट है अपने सन को ट्रांसमिटेड करती है वाया गैमीट, तो डेफिनेटली जो मेल प्रोजेनी या सन होगा वो अफेक्टेड हो सकता है। यहां पर बिल्कुल ये प्रोबेबिलिटी है कि कोई भी नॉर्मल कैरियर फीमेल अपने 50% मेल प्रोजेनी को हीमोफीलिया या किसी भी एक्स लिंक रेसेसिव ट्रेट से अफेक्टेड कर सकती है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज आपको हमेशा याद रखना है, जब आप एक्स लिंक रेसेसिव ट्रेट को पढ़ते हैं, लाइक हीमोफीलिया या कलर ब्लाइंडनेस को पढ़ते हैं, और अगर आप उसका कंपैरिजन ऑटोसोमल रेसेसिव डिसीज से करते हैं, तो आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर मिल सकता है जो दोनों डिसऑर्डर्स को आपस में एक दूसरे से डिफरेंशिएट करता है। वो पॉइंट है अफेक्टेड सन में हैव अनअफेक्टेड पेरेंट्स। कभी भी आप ये चीज याद रखिए, अगर कोई भी डिसीज ऑटोसोमल रेसेसिव है, अगर कोई भी डिसीज ऑटोसोमल रेसेसिव है और उस डिसीज से ऑफस्प्रिंग्स आपको अफेक्टेड दिख रहे हैं अनअफेक्टेड पेरेंट्स के थ्रू, यानी कि पेरेंट्स अनअफेक्टेड हैं और ऑफस्प्रिंग्स अगर आपको अफेक्टेड मिल रहे हैं, तो डेफिनेटली वहां पर मेल और फीमेल प्रोजेनीज इक्वली अफेक्टेड होने की प्रोबेबिलिटी रखेंगे अगर डिसऑर्डर या डिसीज जिसका ट्रांसमिशन हो रहा है वो ऑटोसोमल रेसेसिव डिसीज है। लेकिन अगर कोई डिसीज एक्स लिंक रेसेसिव है तो वहां पर आपको जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज देखने को मिलेगी कि आप देखेंगे कि अनअफेक्टेड पेरेंट से जो अफेक्टेड ऑफस्प्रिंग्स आपको मिलेंगे वो हमेशा मेल प्रोजेनी होंगे। यानी कि अनअफेक्टेड पेरेंट के पास अगर अफेक्टेड ऑफस्प्रिंग्स केवल मेल प्रोजेनी है, फीमेल कोई भी प्रोजेनी अफेक्टेड नहीं हो रही है, तो आप ये चीज इंश्योर कर दीजिए कि वो ट्रांसमिशन जिस ट्रेट का हो रहा है वो एक्स लिंक रेसेसिव ट्रेट है और डेफिनेटली वो हीमोफीलिया हो सकता है। एक पेडिग्री के थ्रू मैं आपको ये कंसेप्ट समझाना चाहता हूं। आप इस पेडिग्री में देख सकते हैं, यहां पर हम अगर एक नॉर्मल मेल को लेते हैं, यानी कि फादर जो है वो बिल्कुल नॉर्मल है, उनके पास कोई भी हीमोफीलिया या एक्स लिंक रेसेसिव ट्रेट नहीं है, और अगर मैं यहां पर जो फीमेल ले रहा हूं वो नॉर्मल कैरियर फीमेल है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नॉर्मल कैरियर फीमेल? मतलब कि फीमेल जो है, मदर जो है, वो हेटेरोजाइगोसली हीमोफीलिया के ट्रेट को रखती है। इन सच कंडीशन आपको जो प्रोजेनीज ऑब्टेन होंगी उनमें केवल आपको सन अफेक्टेड दिखाई दे सकते हैं, पर कोई भी डॉटर ऐसी नहीं होगी जो अफेक्टेड होगी, क्योंकि डॉटर्स जो हैं वो एक्स क्रोमोसोम के लिए होमोमॉर्फिक होंगी, वो 2 एक्स क्रोमोसोम रखेंगी, और अगर मदर से उनको एक एक्स क्रोमोसोम हीमोफीलिया के ट्रेट वाला ऑब्टेन होता भी है तब भी वो ऑफस्प्रिंग्स जो फीमेल हैं वो कैरियर बन सकती हैं, बट वो डिजीज से अफेक्टेड नहीं होंगी। तो दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट पेडिग्री जो रिप्रेजेंट करती है हीमोफीलिया को, और एग्जाम में ये पेडिग्री आ चुकी है। अगर आपको अनअफेक्टेड पेरेंट्स से अफेक्टेड ऑफस्प्रिंग्स मिलते हैं और वो केवल मेल होते हैं, तो आप डेफिनेटली इंश्योर हो जाइए कि वो डिसीज जिसका ट्रांसमिशन हो रहा है या तो वो हीमोफीलिया है या वो कलर ब्लाइंडनेस है। आगे मैं आपको बताता हूं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज कि हीमोफीलिया के पीछे मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होती है। तो हम सभी जानते हैं कि हमारी बॉडी में कुछ ऐसे ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं
जिनको हम अपनी बॉडी में सिंथेसाइज करते हैं, और ये काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारे ब्लड की क्लॉटिंग करने में। यानी कि अगर कोई भी पर्सन हीमोफीलिया से पीड़ित है तो उसमें जो सबसे बड़ी डिसेबिलिटी है वो ये है कि वो कुछ इंपॉर्टेंट ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर को सिंथेसाइज नहीं कर पाएगा, और इस वजह से वो जब भी अपने ब्लड को एयर के एक्सपोजर में लाएगा, यानी कि जब भी उसकी बॉडी में कोई इंटरनल या एक्सटर्नल कट लगेगा और उसको ब्लीडिंग होना स्टार्ट होगी, तो वो कैपेबल नहीं होगा कि वो ब्लड की क्लॉटिंग कर पाए, ब्लड को कोएगुलेट कर पाए, क्योंकि ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। तो नॉर्मल ब्लड क्लॉटिंग के लिए ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, ये सब आप अच्छे से जानते हैं। और हीमोफीलिया के पेशेंट की प्रॉब्लम यही है कि वो ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर जैसे कि फैक्टर 8, फैक्टर 9 या फैक्टर 11, इनमें से किसी भी एक फैक्टर को अगर वो हीमोफीलिया का पेशेंट सिंथेसाइज नहीं कर पा रहा है, तो जब भी उसका ब्लड एयर के एक्सपोजर में आएगा कट लगने पर, तो वो उस ब्लड को कोएगुलेट या क्लॉट करने में कैपेबल नहीं होगा। इस वजह से उसकी बॉडी में कॉन्टिन्यूअसली ब्लीडिंग होती रहेगी, जैसा कि आप इमेज में देख सकते हैं। और कॉन्टिन्यूअसली ब्लीडिंग होने की वजह से उस इंडिविजुअल में ब्लड लॉस हो सकता है और उसकी डेथ हो सकती है। तो ये बेसिक कंसेप्ट है हीमोफीलिया डिसीज का, ये आपको याद रखना है। आपको नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज जो मैं बताने वाला हूं कि अगर आपसे ये कहा जा रहा है कि हीमोफीलिया डिसीज से फीमेल अफेक्टेड होंगी, इसकी प्रोबेबिलिटी मेल के कंपैरिजन में क्या है, तो बहुत रेयर है। यानी कि फीमेल बिकमिंग अ हीमोफिलिक इज एक्सट्रीमली रेयर। अब एक्सट्रीमली रेयर क्यों है, तो उसके पीछे एक रीजन है कि कोई भी एक्स लिंक्ड रेसेसिव ट्रेट किसी फीमेल ऑफस्प्रिंग को अफेक्टेड केवल तभी कर सकता है जब उस फीमेल ऑफस्प्रिंग्स की मदर एटलीस्ट कैरियर हो, यानी कि मदर का कैरियर होना बहुत ज्यादा जरूरी है एटलीस्ट, और फादर का हीमोफिलिक होना बहुत ज्यादा जरूरी है। यानी कि ये डिसीज फीमेल को कम अफेक्टेड करती है कंपैरेटिवली टू मेल। तो उसका रीजन है कि मेल बड़े आसानी से अफेक्टेड हो सकते हैं हेमीजाइगोसली, क्योंकि अगर फीमेल मदर जो है वो अगर एटलीस्ट कैरियर है तो भी वो सन्स को अफेक्टेड कर सकती है। लेकिन कोई भी फीमेल ऑफस्प्रिंग के अफेक्टेड होने के लिए दो कंडीशन यहां पर एटलीस्ट मिनिमम रिक्वायर्ड होंगी, और वो ये कि उस फीमेल ऑफस्प्रिंग्स की मदर का एटलीस्ट कैरियर होना जरूरी है और उसके फादर का हीमोफिलिक होना जरूरी है। तो देखिए एक और पेडिग्री मैं आपके सामने रख रहा हूं। इस पेडिग्री में आप एकदम देख सकते हैं स्पष्ट तरीके से कि अगर मदर जो है वो कैरियर है, अगर मदर कैरियर है यानी कि हेटेरोजाइगोसली हीमोफीलिया के ट्रेट को रखती है, और फादर जो है वो हेमीजाइगोसली अफेक्टेड है, तब यह प्रोबेबिलिटी बन सकती है कि उनके ऑफस्प्रिंग्स में कोई फीमेल ऑफस्प्रिंग जो होगी यानी कि डॉटर जो होगी वो अफेक्टेड हो सकती है। क्योंकि फीमेल तभी इस डिसीज से अफेक्टेड हो सकती हैं जब वो होमोजाइगोसली हीमोफीलिया के ट्रेट को रखें, और हीमोफीलिया का ट्रेट होमोजाइगोसली किसी फीमेल ऑफस्प्रिंग को तभी ऑब्टेन हो सकता है जब उसकी मदर एटलीस्ट कैरियर हो और फादर डेफिनेटली हीमोफिलिक हो, यानी कि वो हेमीजाइगोसली अफेक्टेड हो। आपको बता दूं कि हीमोफीलिया के हिस्टोरिकल रिव्यू पर जाकर जब आप स्टडी करेंगे तो आपको पता चलेगा जो क्वीन विक्टोरिया थी, रानी विक्टोरिया थी, उनकी फैमिली में बहुत सारे लोगों को हीमोफीलिया था, और खुद क्वीन विक्टोरिया यानी कि रानी विक्टोरिया जो है वो इस डिसीज की कैरियर थी। और आपने जब इनकी फैमिली पेडिग्री को स्टडी किया होगा तो आपने देखा होगा कि हीमोफीलिया के इनहेरिटेंस को सबसे पहले इन्हीं की फैमिली में स्टडी किया गया था। दैट इज द रीजन कि इस डिसीज को हम एक अनदर नेम से भी जानते हैं, यानी कि हम इस डिसीज को रॉयल डिसीज भी कहते हैं। तो कभी भी एग्जाम में अगर आपसे ये पूछा जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीज इज ऑल्सो नोन एज रॉयल डिसीज, तो आपका आंसर होगा हीमोफीलिया, क्योंकि रानी विक्टोरिया की फैमिली में बहुत सारे इंडिविजुअल हीमोफीलिया से अफेक्टेड थे और वो खुद इस डिसीज की कैरियर थी। तो ये रीजन है। और कई ऐसी डिसीज है जिनके नाम जो हैं वो उनके इनहेरिटेट करने वाले इंडिविजुअल के नाम पर रखे गए, जिनको सबसे पहले स्टडी किया गया, जैसे कि टाइफॉइड। जब भी हम टाइफॉइड की बात करते हैं तो वहां पर आप मैरी टाइफॉइड का नाम सुनते हैं, क्योंकि मैरी मेलॉन जो थी उन्होंने टाइफॉइड के कैरियर बन के लंबे समय तक अपने रेस्टोरेंट में इस डिसीज को इनहेरिटेट किया था, इसलिए हम लोग मैरी मेलॉन को मैरी टाइफॉइड के नाम से भी जानते हैं।
इसी तरीके से क्वीन विक्टोरिया जो थी, उनकी फैमिली में बहुत सारे इंडिविजुअल हीमोफिलिक थे और वो खुद इस डिसीज की कैरियर थी, और आपने इस डिसीज को रॉयल डिसीज का नाम दिया, क्योंकि इस डिसीज में आप देखते हैं कि जो इंडिविजुअल हीमोफिलिक होता है उसमें एक कैपेबिलिटी जो है वो नहीं होती कि वो अपने ब्लड को क्लॉट कर सके जब ब्लड का एक्सपोजर एयर के कांटेक्ट में हो रहा है। दैट इज द रीजन कि इस डिसीज की वजह से इंडिविजुअल में कॉन्टिन्यूअसली ब्लीडिंग होती रहती है, और यही कारण है कि इस डिसीज को एक और अनदर नेम से हम लोग जानते हैं और वो है ब्लीडर डिसीज। तो यहां पर आप तीन बीमारी जो एक ही हैं, बस उनके तीन अलग अलग नाम हैं, आप हमेशा याद रखिए, यानी कि हीमोफीलिया, रॉयल डिसीज एंड ब्लीडर्स डिसीज, ये तीनों एक ही डिसीज के तीन अलग अलग नाम हैं। हीमोफीलिया के टाइप्स को लेकर अगर मैं आपसे डिस्कशन करूं तो मैं आपको बिल्कुल बता देता हूं कि हीमोफीलिया 3 डिफरेंट टाइप्स में ह्यूमन पॉपुलेशन में आपको देखने को मिल सकता है, यानी कि हीमोफीलिया जो डिसीज है उसके 3 डिफरेंट पैटर्न हो सकते हैं। तीनों डिसीज का कंसेप्ट लगभग एक सा है, सिम्टम्स लगभग एक से हैं। जो भी इंडिविजुअल हीमोफीलिया से अफेक्टेड होगा वो अपने ब्लड की क्लॉटिंग नहीं कर सकता, लेकिन हीमोफीलिया के जो 3 डिफरेंट पैटर्न हैं, लाइक हीमोफीलिया ए, हीमोफीलिया बी एंड हीमोफीलिया सी, वो केवल इस बेसिस पर हैं कि आखिर किस पैटर्न में इंडिविजुअल जो हीमोफीलिया से अफेक्टेड हो रहा है वो किस पर्टिकुलर ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर को सिंथेसाइज करने में इनकैपेबल है। तो देखिए, आपको समझ में बिल्कुल आएगा। हीमोफीलिया ए अगर किसी पेशेंट को हो रहा है तो पहली चीज तो आप याद रखिए, दिस इज द मोस्ट सीवियर, ये सबसे ज्यादा डेंजरस और सीवियर हीमोफीलिया है, और इस हीमोफीलिया में जो इंडिविजुअल होगा वो अपने ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर को सिंथेसाइज नहीं कर पाएगा, ये आप जानते हैं, लेकिन वो किस पर्टिकुलर ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर को सिंथेसाइज नहीं कर पाएगा, तो आंसर होगा फैक्टर 8। और आपको बता दूं, फैक्टर 8 को हम एंटी हीमोफिलिक ग्लोब्यूलिन के नाम से भी जानते हैं, यानी AHG। तो मैं यहां पर फुल फॉर्म लिख देता हूं, एंटी हीमोफिलिक ग्लोब्यूलिन। तो एंटी हीमोफिलिक ग्लोब्यूलिन फैक्टर 8 का ही नाम है, दूसरा नाम है, और वो इंडिविजुअल जिसको हीमोफीलिया ए होगा वो अपनी बॉडी में एंटी हीमोफिलिक ग्लोब्यूलिन या फैक्टर 8 को सिंथेसाइज नहीं कर पाएगा। दैट इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर। इस वजह से उसके बॉडी में ब्लड की जो है वो क्लॉटिंग नहीं हो सकती। फैक्टर बी का जो कंसेप्ट है, आपको केवल इतना याद रखना है कि इसमें भी इंडिविजुअल जिस ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर को सिंथेसाइज करने में इनकैपेबल होगा वो होगा फैक्टर 9, यानी कि ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर 9 को अगर कोई इंडिविजुअल सिंथेसाइज नहीं कर पा रहा है, क्योंकि ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर 9 को एक्सप्रेस करने वाला जीन जो एक्स क्रोमोसोम पर प्रेजेंट है, अगर वो इस इंडिविजुअल में म्यूटेंट है, रेसेसिव है, तो वो डेफिनेटली हीमोफीलिया बी से सफर करेगा। और आपको बता दूं, हीमोफीलिया बी को हम एक और भी नाम से जानते हैं, यानी कि क्रिसमस डिसीज। तो क्रिसमस डिसीज हीमोफीलिया बी को कहा जाता है। किसी भी हीमोफीलिया को आप क्रिसमस डिसीज नहीं कह सकते। नॉर्मली किसी भी हीमोफीलिया को आप रॉयल डिसीज कह सकते हैं, ब्लीडर डिसीज कह सकते हैं, लेकिन आप किसी भी हीमोफीलिया को क्रिसमस डिसीज नहीं कह सकते। स्पेसिफिकली हीमोफीलिया बी को हम क्रिसमस डिसीज कह सकते हैं, और उसके पीछे भी एक रीजन है। हीमोफीलिया बी को सबसे पहले डिस्कवर्ड या आइडेंटिफाइड किया गया था एक ऐसे इंडिविजुअल में जिनका नाम था स्टीफन क्रिसमस। और स्टीफन क्रिसमस में सबसे पहले इस डिसीज को आइडेंटिफाइड किया गया था जिनमें फैक्टर 9 का सिंथेसिस ना होने की वजह से वो हीमोफिलिक थे। दैट इज द रीजन कि इस डिसीज को हमने क्रिसमस डिसीज भी कहा। हीमोफीलिया सी की मैं आपसे बात करूं तो इसमें फैक्टर 11 का सिंथेसिस नहीं कर सकता इंडिविजुअल, यानी कि ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर 11 अगर इंडिविजुअल में सिंथेसाइज नहीं हो रहा है तब भी वो अपने ब्लड की क्लॉटिंग नहीं कर पाएगा, और उस कंडीशन में हम उसके हीमोफीलिया के इस पैटर्न को हीमोफीलिया सी कहेंगे। लेकिन एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज जो आपको सुनना है वो ये है कि हीमोफीलिया के ये तीनों पैटर्न एक्स लिंक रेसेसिव नहीं है। हीमोफीलिया के ये तीनों पैटर्न एक्स लिंक रेसेसिव नहीं है। केवल और केवल हीमोफीलिया ए और बी ऐसे हीमोफीलिया हैं जो एक्स लिंक रेसेसिव डिसीज कहे जा सकते हैं। कारण साफ है, क्योंकि हीमोफीलिया ए और हीमोफीलिया बी के लिए रिस्पॉन्सिबल ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर कौन से हैं, तो आप कहेंगे फैक्टर 8 एंड फैक्टर 9 रिस्पेक्टिवली।
फैक्टर 8 और फैक्टर 9 के लिए रिस्पॉन्सिबल जीन एक्स क्रोमोसोम पर प्रेजेंट होते हैं और उनके म्यूटेंट या रेसेसिव होने की वजह से इंडिविजुअल को हीमोफीलिया ए या हीमोफीलिया बी हो सकता है। इसलिए इन दोनों डिसीज की जो कैटेगरी होगी वो एक्स लिंक रेसेसिव होगी। अब मैं आपको बता दूं, फैक्टर 11 की वजह से भी किसी इंडिविजुअल को हीमोफीलिया हो सकता है। अगर कि कोई इंडिविजुअल फैक्टर 11 का सिंथेसिस नहीं कर पा रहा है तो भी उसको हीमोफीलिया हो सकता है और उस पैटर्न को आप हीमोफीलिया सी कहेंगे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हीमोफीलिया सी जो है वो ऑटोसोमल रेसेसिव डिसीज की कैटेगरी में रखा जाएगा, यानी कि ऑटोसोम क्रोमोसोम नंबर 4, ऑटोसोमल क्रोमोसोम नंबर जो 4 है ये लिखा हुआ है, इस पर जीन प्रेजेंट होता है जो फैक्टर 11 को एक्सप्रेस करता है। यानी कि किसी को अगर हीमोफीलिया सी हो रहा है तो उसके पीछे फैक्टर 11 रिस्पॉन्सिबल है एंड उसके लिए जीन क्योंकि लोकेटेड है ऑन क्रोमोसोम नंबर 4 और क्रोमोसोम नंबर 4 एक ऑटोसोम क्रोमोसोम है, दैट इज द रीजन कि आप हीमोफीलिया सी की जो कैटेगरी बोलेंगे वो ऑटोसोमल रेसेसिव बोलेंगे। तो सभी हीमोफीलिया एक्स लिंक नहीं होते हैं। हीमोफीलिया सी एक एक्सेप्शनल केस है जो ऑटोसोमल रेसेसिव डिसीज है, लेकिन जो मोस्ट सीवियर हीमोफीलिया ए है और हीमोफीलिया बी वो एक्स लिंक रेसेसिव डिसीज है, ये आपको याद रखना है। तो हीमोफीलिया के बारे में मैंने जो कुछ भी आपसे डिस्कस किया, आई होप कि आपने वो सभी कंसेप्ट को बहुत प्रॉपर वे में समझा होगा। इसके अलावा आपको हीमोफीलिया के बारे में कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। दैट इज मोर देन सफिशिएंट फॉर योर नीट एग्जामिनेशन। तो आज के इस लेक्चर को आपने एंजॉय किया होगा। अगले लेक्चर में मैं आपसे डिस्कस करूंगा हमारे नेक्स्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।